नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानी बाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है गुनाहों का देवता और आप सुन रहे हैं एपिसोड 5। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। कभी अगर सचमुच चंदर बहुत नाराज हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे, तब क्या होगा? या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए, तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वो खुद कहीं चली गई तब क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? अरे, पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है और ऐसा प्यार वो करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। हॉल डोल की पेटी का बक्सुआ खोल दिया था और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं और ना ही यही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराजिन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इसे सुधा समझ तो गई थी कि वो नाराज है, लेकिन कुछ कहना नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों ना होता। बिना खत के मन उसका कितना घबरा रहा है। और क्या चंदर को मालूम नहीं होगा? ये कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई और नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं, ये तो नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ये सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा की ये भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआजी और बिनती। सुधा, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर? सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाया हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। के है सुधा? सहसा कमरे में से कोई बोला। चंदर है, सुधा ने कहा। चंदर, बुआ आ गई। और कमरे से बुआ जी बाहर आई। प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ। बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। देखती हो न, हम पूजा की धोती पहने हैं। ये क्या है सुधा? सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेंगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंचपात्र से वहां पानी छिड़का और जमीन फूकने लगी। सुधा, बिनती को भेज दो। बुआ जी ने धूपदानी में महाराजिन से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई और ऊपर बैठो। अरे ऊपर बैठो। नहीं, हम यहीं ठीक है, कहकर वो बैठ गई और चंदर के पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे ये क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पाइचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली, वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुँचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वो तो कहो, एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा, उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें क्यों कुछ नहीं बताया? सुधा घबराकर बोली और बड़ी देर तक बरेली, उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे ये बाहर गा कौन रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेशी का प्यार, आंचल में क्यों? और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर अरे क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे भागती क्यों है? यही तो है चंदर, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चली आ,
देख हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है ये। कहकर सुधा उठी, वो फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी, और वो बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए थी, बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी, और आंखें थी कि मुस्कुराए रोए ये तय नहीं कर पा रही थी। देखो चंद्र देखो, सुधा हाँफ रही थी। यही है बिनती मोटकी कहीं की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंद्र ने देखा बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़े थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी, और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे, ये क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम, चंद्र ने डांट कर कहा। जंगली मैं हूं या ये? चोटी छोड़कर सुधा बोली, ये देखो दांत काट लिया है इसने। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंद्र इस संभावना पर बेतहाशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। सचमुच ये तो बड़े मजे की लड़की है। बिनती है इसका नाम। क्यों रे, महुआ बिनती थी क्या वहाँ जो बुआ जी ने बिनती नाम रखा है? वो पल्ला ठीक से ओढ़ चुकी थी। बोली नमस्ते। चंद्र और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंद्र और भी हंसने लगा। बिनती, ए बिनती, बुआ की आवाज आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी। चंद्र बोला, क्या हालचाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने। सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली, हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंद्र ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी। क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी। सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील है? तुम कोई नई बात बताओ। सुधा बोली, हम तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिनती आई। उसके हाथ में एक तस्तरी थी और एक गिलास। तस्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तस्तरी चंद्र के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे। चंद्र ने इनकार किया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने, लखनऊ से आ रहे हैं, तकल्लुफ ना करें। तो मालूम कैसे हो? सुधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंद्र मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिनती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंद्र हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिनती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है ये, चंद्र बोला। बहुत प्यारी है, और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चंद्र, अब हम खूब बात करते हैं उनसे दुनिया भर की, और वे बस हमेशा सिर नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गरी पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता कि ई मुँह झौंसी हमके ऐसी नाच न चाहिए तो हम पैदा होते ही गला घोंट देते। हरे राम, आकाश सिर पर उठाए। कई घंटे से नरियात नरियात गटई फट गई। ई बोलते नहीं जैसे सांप सूंघ गवा हो। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वो नया संस्कृत तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वो रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंद्र को जरा भी उम्मीद न थी। चंद्र चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए, कुछ लज्जित से, और मुस्कुराकर गिलानी छिपाते हुए बोली, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा तुमने, बुआ बिनती को मार डालेंगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिनती ने पूजा का 5 पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिनती पर उतार रही है। इतने में फिर उनकी आवाज आई, पैदा करते वक्त बहुत अच्छा लग रहा था, पालत बखत तय बोल गए, मर गए रहिए तो आपन संतान अपने साथ ले जाती हो, हमारे मुड़ पड़ी हत्या काहे डाल गए हो? ऐसे कुलक्षणी है कि पैदा होते ही बाप को खा गई। सुना पापा तुमने?
चलो हम चलते हैं। डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदर से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ की, बस बिनती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माए बाप को गरियावा है कि आंसुआ ढकराया रही हो? ये सब चोचला अपने ओ को दिखाइयो जाए के 2 महीना और हैं, अभियंत से अधिहानी ना जाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिनती, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से। डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा, अब ये चरखा बंद होगा क्या नहीं? कुछ शर्म हया है या नहीं तुम्हें? बिनती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई। सुधा के कमरे में और फुट फुट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें? अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएंगी ये सुधा? कल जाएंगी। पापा, बिनती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसो। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो, यहाँ शोर ज़्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है। चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिनती रो रो कर और तकिए पर सिर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जवान जाने क्या बकती जा रही थी। ये घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के सहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन में चुप हो गई और चंदर की और सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी है, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर है, हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा अच्छा, भैया बैठो। तू एक दिन और आए रही हो? बीए में पढ़त हो सुधा के संगे? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूं। वो बहुत खुशी भई तो को देख के। हाँ तो शुक्ल, वे अपने भाई से बोली, फिर यही ठीक हुई, बिनती का ब्याह टाल दो और अगर ये लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का ब्याह आषाढ़ भर में निपटाए दो। अब अच्छा नहीं लागत, ठूठ ऐसी बिटिया सुनी मांग लिए छररवा करत है इहर ओहर। बुआ बोली, हाँ ये तो ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टाला नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफ़ी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ एतराज़ तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हो। अरे तो घर वाले से कहा करेगा हो तो को, लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही है। ना सास का डर, ना ननद की धौंस। हम पत्री मंगवाए दे थी, मिलवाए ले। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर विनती के बारे में का कहा था? अगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ हाँ, शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम ही इन जूता पिटाओ बड़नकू से कह दियो, आए के कल से हमारी छाती पर मूंग दलत हैं। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंदर तू एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा, तो मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा और मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ। बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा, 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमाणिक बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं, ना महाराजी ने। डॉक्टर साहब बोलो।
अरे सुधा, सुधा के नाम पर चंदर चौंक गए। हाँ, अभी वो सुधा के ही बारे में सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी या शायद क्या बात हो रही थी। कहाँ गई है सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है, उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वहीं गई है बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए? अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी, उसके भी सिर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है। डॉक्टर शुक्ला बोले एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलके पड़ते थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया। जन्मपत्री दी है, मिलवा लो, फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊंगा, फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजीब से स्वर में बोले। चंदर चुप रहा। बिंदी को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही ना जिनको डांट रही थी ये उस दिन? हाँ हाँ, वही। उसके ससुर आए हुए हैं, उनसे कहना है कि अब शादी अगहन पूस के लिए टाल दें, पहले पहले सुधा की हो जाए। वो बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लें। अभी डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिंदी के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वो अभागा पलंग उनके अदर के लिए नाकाफी था। वे चित पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वाराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक मोछे का अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहा कर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांसपिंड में एक भुड़ोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, ओहो हो, सब आपकी कृपा है, खूब छक्के मिष्ठान पाया। अब जरा शरबत उर्बत कुछ मिले तो जो कुछ पेट में जलन है सो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा रे भाई, जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज सुनाई पड़ी, बाप रे, ये 2.5 मन की लहास, कम से कम मसक भर के शरबत तो उलीचे लही है। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं शोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ जी एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी काह काह कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतार कर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काट कर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ ना खावें। आप बहुत सत्कार किए, हम यही से छक हो गए। आपके देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भाई। आप सच में दिव्य पुरुष हो, और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ मिलाइन है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दुइन के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं तो उन कलीजा में प्रोफेसर, और ओहर हमार सार लड़का के मामा जौन हैं उन डाकघर में मुंशी हैं, आपकी कृपा से। दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह ना रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर 30 त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपये नजराना जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो
सास, ननद और जेठानी के लिए गर्म साड़ी जाएगी, और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोचना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा दो, हम चली अब, और ये रुपया लड़की को दे दो, अब बात पक्की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपये का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर, एक तांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा आओ हम भी चलें। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, ये लो, दे गए तुम्हारी समधी जी लड़की को। 5 का नोट देखा तो बुआ जी सुलग उठी। ना गहना ना गुड़िया, बिहा पक्का कर गई कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब लीले को तैयार और देत को दाई पेट पिरात है। जूता पिटाओ का? अरे राम चाहे तो जमदूती लहास की बोटी बोटी करके राम जी के कुत्तन को खिलाइए। चंदर हंसी के मारे पागल हो गई। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अभी तक बिनती का पता है न, और ऊ तुरकन मलेछन के हिया कुछ खा पी लिहिस तो फिर हमरे हिया गुजारा नहीं नाव को। बड़ी आज़ादी हुई गई है सुधा की सह पाए के। आवे देव, आज हम भद्रा उतारी थी। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ ने गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के। कुछ खाए का दई? नहीं बुआ जी। बुआ जी बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगे और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती हैं तो आखिर बिनती से ही इतनी कटु क्यों है? इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतार कर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट दें। चल हट, और पहले नहाओ जाए के। कुछ खाए तो नहीं रही हो? इतनी देर कहाँ घूमित रही हो? हम खूब अच्छी तरह जानी थी तू हमार नाक कटाइन के रहबो। पतुरियन के ढांग सीखे हैं। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह, तकिया में मुंह छिपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिन के लिए। वो सोचने लगा कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार वैभव और स्नेह में पली और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली, और वो भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है, अपनी लड़की को छोड़कर। वो कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है ये तो ससुर को देखकर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताबें लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, कैसे पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर? बिनती उठो, उसने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती भी जोर से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने कहा होगा। 14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए? घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं, इसके ये मतलब नहीं कि अब तुम इस बेचारी पर भी रौब झाड़ने लगो। इससे कुछ कहा तो अच्छी बात ना होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूंगा बिनती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है, सुधा बिगड़ कर बोली। बिनती जो अभी तक निचेष्ट पड़ी थी सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। क्यों नहीं कहोगे बिनती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा। सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ना ऐसे निभा ना वैसे निभा, ये सब कुछ हम नहीं जानते। क्यों रो रही है ये? सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था, चंदर बोला। अरे तो उसके लिए क्या रोना, इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है, हंसकर टाल दिया कर।
चल उठ, हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिंती ने उसका हाथ पकड़कर झटका दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली। अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंदर पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा। नहीं उठे। उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम अभी इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिंती की ओर बढ़ते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वो तो रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे तो ये सोच रही है कहीं वो भी मोटे हों। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदा कर कहा। बिंती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी। लो ये तो हंस पड़ी, अब रोगी? अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिंती पहले तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिंती पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों? मैंने तेरा बदन छू दिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली। ए चंदर, वो गेसू का छोटा भाई है ना हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला मेरा मुंह जूठा हो गया। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मजे के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिंती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें। बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है, और बिंती और फूल का खूब जोड़ा मिला है। दोनों खूब गाती हैं। बिंती गाती भी है? चंदर ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा। अरे बहुत अच्छा गाती है। हमने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, वो सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज? बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा, अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई है। इधर हम लगभग 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। चंदर बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ हाँ, 3 गाय खरीद ली हैं। चंदर बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना। कहीं तबीयत खराब हुई तो अब हमारा इम्तिहान है, पड़े पड़े मक्खी मारोगे और अब हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो ख़त्म था हमारा, कुछ कठिनाइयाँ थी सो पिछले 2-3 हफ्ते मास्टर साहब ने बता दी थी। अब दोहराना है, लेकिन बिंती का इम्तिहान मई में, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा, अब चले हम? अरे बैठो, जाने फिर जाने कई दिन बाद आओगे। आज बुआ तो चली जाएगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ना। तुमने बिंती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदर उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वो तो। बिंती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दें? करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया, अभी बुआ ने बात की थी सुधा के ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था? कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था। लगा जैसे एक असहनीय दर्द आया। क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम? क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से। सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सुनापन, एक जाने किस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और वो भी गहरी। जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एकटक देखता जा रहा था, एकटक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंदर तो नहीं है, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं है। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, ये चंदर की निगाह तो नहीं है। इस निगाह में ना शरारत है, ना डांट, ना दुलार और ना करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसा डर लगने लगा, जैसे वो कांप उठी। नहीं, ये कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है। ये कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को। चंदर, चंदर, तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांस बैठने लगी थी। चंदर, और जब उसका कुछ बस ना चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज में अभी भी वो
मुलायमियत नहीं आ पाई थी। वो पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं जाओ मत, तुम बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं। चंदर ने आवाज़ दी, लेकिन लगता था वो आवाज़ चंदर की नहीं थी। न जाने कहाँ से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिनती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से, सुधा ने आवाज़ दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गौरैया की तरह सहम कर बोला। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है ज़रूर से, सुधा बोली। बिनती पानी लेकर आ गई थी। लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिनती जरा पेन बाम ले जाओ, सुधा ने गिलास ज़बरदस्ती उसके मुंह में लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई थी। बिनती, तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़के की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे यहीं? मोटकी कहीं की, खा खा कर मोटानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिनती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दें। बिनती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिनती की ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतनी चिढ़ती है। वो तो चाहती है किसी तरह से बोझ टले सिर से, लेकिन चंदर, ये बिनती बड़ी खुश है। ये तो चाहती है कि किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा ये खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह। बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी ये बीए कर ले तब ब्याह करे। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फ़ायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़े ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा, चंदर हंसकर बोला। वो पूर्णतया शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चुहल के और कुछ भी नहीं था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर कौतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा? सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा, ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाएं तो हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा उस कॉमरेड को एक चिट्ठी तो लिख दें। चंदर ने बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने में उसे कैसा लगता था। कौन कॉमरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे? हाँ हाँ बताया था। उसे जरूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है, चंदर जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो उसे लिख देना कि पापा की सुधा पापा की जान बचाने के लिए एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है, और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आए। लिख दिया? हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर, हम भी सोशलिस्ट पार्टी में मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीति पार्टी है वो। ये मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहे, अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। तत्, हम कोई बेवकूफ़ हैं क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं, सो तो तुम बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीति बुद्धि कुछ ऐसी होती है, चंद्र बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो
काम ही ना चले। सुधा ने कहा, अच्छा सुधा, आज कुछ रुपये दोगी? तुम्हारे पास पैसे खत्म हैं और सिनेमा देखना है ज़रा। चंदर ने बहुत दुलार से कहा, हाँ हाँ ज़रूर देंगे तुम्हें, मतलब ही कहेंगे। सुधा बोली, अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना, तो तुम और लड़कियों में से थोड़ी हो, तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महान। सुधा पिघल गई, अच्छा कितना लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 रुपये का नोट निकाल कर बोली, इसमें काम चल जाएगा? हाँ हाँ, आज जरा सोच रही है पम्मी के यहाँ जाए, तब सेकंड्स हो जाए। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे, समझ गए। तभी तुमने चाची जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया, लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी हैं, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है। चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खाए जाओ और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगाओ, चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया और जब तक चंदर खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूरी लाती रही। जब चंदर पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देर थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बर्टी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन पर बैठा था और घुटनों पर ठुड्डी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बर्टी के चेहरे पर पीलापन भी कुछ कम था। वो देखने से इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी वैसा ही था और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल ये था कि एक कॉलर अंदर था और एक बाहर। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र जरूर आएंगे, और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो जैसे वो जगमग सितारा, जिसे देखकर किट्स ने अपनी आखिरी सोनेट लिखी थी। पम्मी ने गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट के बटन होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बट्टी की ओर देखा कि कहीं गुलाब को तोड़े जाने पर वो फिर चंदर की गर्दन पर सवार ना हो जाए, लेकिन बट्टी कुछ बोला नहीं। बट्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चलें, और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बट्टी नाराज ना हो जाए, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। पम्मी मुस्कुराई, हाँ अब कुछ कहता नहीं, और पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत भी इधर हट गई। अब वो उतनी परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदर ने ताजुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में ये आता है कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वो इधर धीरे धीरे हट गया, और इधर वो ये विश्वास करने लगा है कि सचमुच वो सार्जेंट को प्यार करती थी, इसलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन ये हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन न छूटेगा। चंदर ने कहा, नहीं, बात ये हुई कि तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए अगर मेरे और बर्टी के विचारों में मतभेद है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके गुलाब चुरा कर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन वो बेहद खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो अब बर्टी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़ कर फेंक दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता, अब भी वो इन फूलों में नहीं मिलती, वो जरूर सार्जेंट के साथ जाती है, वो मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज नहीं करती। और वो रोने लगा। बस उसी दिन से वो गुलाबों के पास नहीं जाता और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है क्या मैं सार्जेंट से कम सुंदर हूं? और इधर वो बिल्कुल पागल हो गया है, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदर ने ताजुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ। पम्मी बोली, मैंने तो हमदर्दी की कि फूल चुराने बंद कर दिए और उसका नतीजा ये हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बातें ही नहीं की, और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की कि बातें करूंगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला।
नहीं, उपयोग नहीं कपूर, तुम मुझे गलत ना समझना। ज़िंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई हैं और ये किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई हैं कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ और तुम्हें बैठकर सुननी होगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंद्र ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई। उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं और मैंने कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूं कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन आ गए। पम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मैं सोचता हूँ पम्मी की आज सिनेमा देखने जाऊं। कार है साथ में, अभी 15 मिनट की बाकी है। चाहो तो चलो। सिनेमा? आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा, हौजी, बाल डांस, सभी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटेगा हॉल के अंदर, लेकिन चलो देखें, अभी भी कितने ही लोग वैसे ही हैं, खुशी सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर पम्मी बोली, बड्डी को ले चलोगे? हाँ हाँ, तो चलो उठो, फिर देर हो जाएगी। चंदर ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक जॉर्जेट का हल्का भूरा गाउन पहनकर आई। इस रंग से वो जैसे निखर आई। चंदर ने उसकी ओर देखा तो वो लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ ये मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इसमें कुछ अच्छी लगती होंगी, चलो। और आकर उसने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बट्टी लॉन पर घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो बड़ी शान से सीना ताने था। बट्टी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखलाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? बट्टी ने सिर हिलाकर जोर से कहा। सिनेमा जाऊंगा कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है, मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वो सार्जन के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोंट दूंगा। अपने गले को दबाते हुए बट्टी बोला और इतनी जोर से दबा दिया अपना गला कि आंखें लाल हो गई और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वो मुझे प्यार नहीं करती, वो सार्जन को प्यार करती है, वो उसी के साथ घूमती है। अगर वो मिल जाएगी सिनेमा में तो उसकी हत्या कर डालूंगा, तो पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो कि मिस्टर कपूर, मैं उससे कितना नफरत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कौन जानता है मैं नफरत करता हूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं पागल हूँ, उफ। और वो सिर थाम कर बैठ गया। पम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग और खराब होगा, आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार नहीं ड्राइव की, लाओ आज ड्राइव करूं। पम्मी ने स्टीयरिंग अपनी हाथ में ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रेजेंट के सामने जा पहुंची। चित्र था, सेलामी हैवियर शी डांस्ड। चित्र था सेलामी, जहां वो नाची थी। चंदर ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज रील चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, कपूर, सेलामी की कहानी मालूम है ना? क्या ये कोई उपन्यास है? चंदर ने पूछा। नहीं, ये बाइबल की एक कहानी है। असल में एक राजा था, हेराद। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सेलामी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हेराद उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सेलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सलामी के परिणय को ठुकरा दिया। एक बार हेराद ने सलामी से कहा कि यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हेराद वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कहीं राज्य पर कोई आपत्ति न आए, उसने सलामी को भी मरवा डाला। चंद्र को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र बहुत ही अच्छा होगा, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला देता। लेकिन क्या नैतिकता है इन पाश्चात्य देशों की कि अपनी भतीजी पर ही हेराद मुग्ध हो गया। उसने कहा पम्मी से, लेकिन हेराद अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया तो क्या हुआ? ये तो सेक्स है मिस्टर कपूर। सेक्स कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, ये भी शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है, तुम रूप की आग में संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 2-1 साल बाद तुम भी जानोगे कि ये कितनी भयंकर चीज है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त, नाता, रिश्ता, मर्यादा, अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता।
वो अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा। चंद्र बोला, हाँ हाँ ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। तो ये तो सेक्स है, आदमी को कहाँ ले जाता है, ये अंदाज भी नहीं किया जा सकता। तुम तो भी बच्चों की तरह भोले हो और ईश्वर ना करे तुम कभी इस प्याले का शरबत चखो। मैं भी तो तुम्हारी इसी पवित्रता को प्यार करती हूँ। अम्मी ने चंद्र को और देखकर कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों किया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का लोथड़ा हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे उब गई थी। एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो तुम बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। चंद्र को एक अजब सा गौरव अनुभव हुआ और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंद्र के मन में आए, लेकिन ये उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसकी दी हुई है? सुधा की ही ना। उसी ने तो उसे सिखाया है कि पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रही हो? पम्मी ने अपना हाथ कपूर की गोद में रख दिया। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचारवश उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण के बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ अगर ये विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल की हमदर्दी। यही नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बंधने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि पढ़ने विवाह भी होते हैं तो वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में भी विवाह पक्ष में नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ। लेकिन हर लड़की ऐसी थोड़ी होती है। चंद्र बोला, तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं। हर एक को होती है। लड़कियां बस वासना की झलक, एक हल्की सिहरन, एक गुदगुदी पसंद करती है। बस उसी के पीछे वो उन पर चाहे जो दोष लगाया जाए। लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती हैं, लड़के ज्यादा। चित्र शुरू हो गया, वो चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि चित्र वर्मात्मक था। वो बाइबल की सैलामी की कहानी नहीं थी, वो एक अमेरिकन नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। पम्मी उब गई। अब जब डाकू पकड़कर सैलामी को एक जंगल में ले गया तो इंटरवल हो गया और पम्मी ने कहा, अब चलो। आधे ही चित्र से तबीयत उब गई। दोनों उठ खड़े हुए और नीचे आए। कपूर, अब की बार तुम ड्राइव करो। पम्मी बोली, नहीं तुम ही ड्राइव करो। कपूर बोला, कहाँ चले? पम्मी ने स्टार्ट करते हुए कहा, जहाँ चाहो। कपूर ने विचारों में डूबे हुए कहा। पम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़कें साफ थी। पम्मी का कॉलर फहराने लगा और उड़कर चंद्र के गालों पर थपकियां लगाने लगा। चंद्र दूर खिसक गया। पम्मी ने चंद्र की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन और खोल दिया। चंद्र को पास खींच लिया। चंद्र चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और एक हाथ से चंद्र का हाथ पकड़े रही, जैसे वो चंद्र को दूर नहीं जाने देगी। चंद्र के बदन में एक हल्की सिहरन नाच रही थी। क्यों? शायद इसलिए कि हवा ठंडी थी, या शायद इसलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पम्मी ने हाथ खींच लिया और कार के अंदर की बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोच रहा था। कार चलती रही। जब चंद्र का ध्यान टूटा तो उसने देखा कार मैकफर्सन लेक के पास रुकी है। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी। इधर नीचे उतरकर झील और उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा। रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस सितारों की हल्की रोशनी थी। मैकफर्सन झील काफी सूख गई थी। किनारे किनारे मछली मारने के मचान बने थे। इधर आओ, पम्मी बोली और दोनों नीचे उतरकर मचान पर जा बैठे। पानी का धरातल शांत था। सिर्फ कहीं कहीं मछलियों के उछलने या सांस लेने से पानी हिल जाता था। पास ही के नीवा गांव में किसी के यहाँ शायद शादी थी, जो शहनाई का हल्का स्वर हवाओं की तरंगों पर हिलता डुलता हुआ आ रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, कपूर चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना।
उधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुप्पे से सुनो, ये सितारे क्या बातें कर रहे हैं। पम्मी सितारों की ओर देखने लगी। कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद सहसा पम्मी बांस से टिक कर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे और उसमें से रूप की चांदनी फटी पड़ती थी। पम्मी आंखें बंद किए हुए बैठी थी। चंदर ने उसकी ओर देखा और फिर जाने क्यों उससे देखा नहीं गया। वो सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी के कॉलर के बीच से सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आ रही होंगी। हमें अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर बताएं, इसे थोड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह बने रहें हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।